12 मई 2019 कादिर मंगलुरु। सुबह सुबह का वक्त था। एक आदमी अपनी दुकान खोलने के लिए जा रहा था कि तभी उसकी नज़र पास में पड़े एक बैग पर पड़ती है जिस पर बहुत सारी मक्खियां भिनभिना रही थी। वो जैसे ही उस बैग को खोलता है उसके होश उड़ जाते हैं। उस बैग में हेलमेट पहना कटा हुआ सर था। पुलिस वालों को कॉल किया जाता है और पुलिस वाले उसे लैब भेज देते हैं। उसी दिन उसी एरिया के सिमेट्री हाउस से एक और कॉल आती है और पुलिस वालों को वहां पर एक बॉडी का टॉर्सो यानी धड़ मिलता है। और उसी दिन तीसरी कॉल भी आती है कि एक लोकेशन में एक प्लास्टिक बैग के अंदर कुछ पैर के टुकड़े फेंके हुए हैं। जब इन तीनों स्पॉट से मिले बॉडी पार्ट्स को पुलिस वाले लैब भेजते हैं और डीएनए मैचिंग की जाती है तो पता चलता है कि ये एक ही इंसान के है और ये इंसान एक औरत है। मंगलुरु पुलिस स्टेशन में एक भाई अपनी बहन की एक मिसिंग रिपोर्ट फाइल करवाने आता है। उसका कहना था कि 11 मई को उसकी बहन अपनी शॉप गई हुई थी, लेकिन उसके बाद उसकी बहन को किसी ने भी नहीं देखा। जब पुलिस वालों ने उसे वो मिला हुआ सर दिखाया, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो फूट फूट कर रोने लगा क्योंकि वो सर उसकी बहन श्रीमती सेट्टी का ही था। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है और पुलिस वालों को क्लू भी मिलता है जिसे कोई भी देखकर ये कह दे कि ये मर्डर इसी ने ही किया है। लेकिन जो ट्विस्ट एंड टर्न इस कहानी में आने वाला था वो किसी ने भी नहीं सोचा था। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि श्रीमती सेट्टी की दो शादी हो चुकी थी। उसके पहले पति से उसका डाइवोर्स कुछ पर्सनल रीजंस के कारण हो गया था और अब ऐसे में पुलिस वालों के सामने उसका पहला पति ही पहला सस्पेक्ट था। पुलिस वाले उससे क्वेश्चनिंग के लिए बुलाते हैं, लेकिन वो साफ कह देता है कि उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस वाले उसकी कॉल रिकॉर्डिंग्स, लोकेशन हिस्ट्री और उस दिन के सारे मूवमेंट ट्रैक किया तो पता चला कि इसका सच में इस केस से कोई लेना देना नहीं है। अब पुलिस वालों का शक उसके दूसरे पति सुदीप पर था। जब सुदीप का ठिकाना पता किया गया तो पता चला कि वो तो जेल में है। सुदीप का क्रिमिनल बैकग्राउंड होने के कारण पुलिस वालों का शक उस पर और गहरा हो रहा था। पुलिस वालों ने सारी क्रॉस चेकिंग की, लेकिन सुदीप के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं मिला और उसका इस केस से सच में कोई लेना देना भी नहीं था। और अब पुलिस पूरी तरीके से क्लूलेस हो चुकी थी कि तभी उनके हाथ एक 30 सेकंड की क्लिप लगती है जिसने इस पूरे केस को एक नया पीओवी दिया और इस रात से पर्दाफाश किया कि आखिर इतना ब्रूटल और हीनियस क्राइम श्रीमती सेट्टी के साथ किसने और क्यों किया। श्रीमती 42 इयर्स की थी। वो मंगलुरु के टावर एरिया में अपनी बुआ के साथ रहती थी। श्रीमती सेट्टी का एक शॉप भी था, पोलाली इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक, जहां वो इलेक्ट्रिकल्स बेचा और रिपेयरिंग सर्विस दिया करती थी। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले श्रीमती के डेली रूटीन को ट्रैक किया गया तो पता चला कि वो डेली सुबह के 9 बजे अपने कार पर बैठती है और वो रात के 9 बजे अपने शॉप से वापस घर आ जाती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान मंगलुरु के अलग अलग एरिया जैसे हॉस्टल्स, रेलवे स्टेशन और रोड से ढेर सारे गनी बैग मिलते हैं पुलिस वालों को, जिसमें श्रीमती सेट्टी के ही बॉडी पार्ट्स थे। तो पता चलता है कि इन 3 स्पॉट्स के अलावा भी ढेर सारे स्पॉट्स में उसके बॉडी के पीसेस फेंके गए थे। पुलिस वाले हजारों सीसीटीवी चेक करते हैं, लेकिन किसी में श्रीमती का कोई पता नहीं चल रहा था कि तभी पुलिस वालों के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगती है जिसमें श्रीमती सेट्टी रिकॉर्ड हुई थी। 11 मई की सुबह वो अपनी कार की जगह अपनी स्कूटी लेकर निकलती है। लास्टली वो साउथर पीट में रिकॉर्ड हुई थी और इसके बाद वो कहाँ गई थी ये पता नहीं चल पाया। श्रीमती के घर वालों ने बताया कि उसका एक और बिजनेस है, चीट फंड बिजनेस, जहां वो लोगों को पैसे इंटरेस्ट पर देती है और उन सभी के नाम अपने डायरी में नोट डाउन करती है। और उसी डायरी में एक नाम था, सैमसंग। एक 3 सेकंड की सीसीटीवी क्लिप मिलती है जिसमें ये दिख रहा था कि श्रीमती अपनी स्कूटी से जा रही थी और उसके अपोजिट साइड से एक और आदमी आ रहा था। दोनों की स्कूटी रुकती है और 3 सेकंड तक इन दोनों के बीच में कुछ कॉन्वर्सेशन होती है और ये दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। एक गैरेज मिलती है जहां पर श्रीमती का स्कूटी बेचा गया था, लेकिन उस गैरेज ओनर को ये स्कूटी किसने बेचा उसका नाम नहीं पता था। पुलिस वाले उन जगहों की सीसीटीवी चेक करते हैं जिस एरिया से ये बैग मिले थे तो एक सीसीटीवी में दिखता है कि एक आदमी स्कूटी पर आता है और बैग डंप कर चले जाता है।
रात होने के कारण उस आदमी का फेस आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया था, लेकिन पुलिस वालों को नंबर प्लेट पे वो नंबर दिख गया था। इससे पहले जो फुटेज मिली थी और ये वाली फुटेज, इन दोनों में सेम आदमी था। इस आदमी का नाम था जोनास सैमसंग। इसी आदमी से श्रीमती ने लास्ट टाइम बात किया था। पुलिस वाले उस नंबर प्लेट के थ्रू जोनास की लोकेशन निकालते हैं और उसके घर पर पहुंचते हैं। जैसे ही जोनास पुलिस वालों को देखता है, वो घबरा कर गेट बंद कर देता है और खुदकुशी करने की कोशिश करता है, और उसने अपने आप को नाइफ से इंजर्ड भी कर लिया था। पुलिस वाले उसे पकड़ते हैं और उसे हॉस्पिटल एडमिट कर देते हैं, और जब वो 2 दिन के बाद ठीक होता है, उसे क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जाता है। और उसके बाद जोनास ने एक ऐसी बात बताई जो सुनने में काफ़ी ज़्यादा इनह्यूमन है। जोनास कहता है कि 2018 के करीब उसने श्रीमती से 1 लाख रुपए इंटरेस्ट पर लिए थे अपना पॉर्क मीट बिजनेस शुरू करने के लिए। जोनास पेशे से एक कसाई था और वो मैंगलुरु के रोड पर ठेला लगाया करता था, जहां वो पॉर्क मीट फ्राई कर बेचा करता था, और ये मीट उसका शेफ बनाता था जो कि बिहार से था। कुछ रीजंस के कारण उसका वो शेफ अपने गांव लौट जाता है और जोनास का बिजनेस बंद हो जाता है। जोनास ने 40,000 रुपए श्रीमती को दे दिए थे, लेकिन 60,000 रुपए बाकी थे। श्रीमती जब भी उससे पैसों की मांग करती थी तो वो आजकल कर टाल देता था, और श्रीमती उसकी बहुत बेइज्जती किया करती थी। अब श्रीमती का एक नेचर ये था कि जो भी उसे पैसे टाइम पर नहीं देता था तो वो उसकी बहुत बेइज्जती किया करती थी। 11 मई को भी श्रीमती जोनास के घर जा रही थी कि तभी वो उसे रोड पर मिल जाता है। श्रीमती कहती है कि मैं तुम्हारे ही घर आ रही थी, चलो मेरे साथ। जोनास उसके साथ घर निकल जाता है। श्रीमती वहां पहुंचकर उससे पैसे मांगती है तो वो फिर से आजकल करने लगता है, और श्रीमती उसकी बेइज्जती करना स्टार्ट कर देती है, और जोनास को बहुत गुस्सा आता है। तो वो श्रीमती को कहता है कि तुम्हें पैसे चाहिए, तुम अंदर आओ, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। वो जैसे ही अंदर आती है, वो पास में पड़े वुडन प्लैंक को उठाता है और बहुत जोर से श्रीमती के सर पर मार देता है, और श्रीमती वहीं पर बेहोश हो जाती है। और जो उसकी बीवी थी विक्टोरिया, वो उसके सारे गोल्डन ज्वेलरीज और कपड़े निकाल कर अपने पास रख लेती है। जोनास उसे घसीटते हुए बाथरूम के अंदर ले जाता है। अब जैसा मैंने पहले भी कहा, जोनास पेशे से कसाई था, तो उसके पास बूचर नाइफ्स थे। वो उस नाइफ को निकालता है और श्रीमती के टोटल 29 टुकड़े करता है। वो उसी रात उस सभी टुकड़ों को गनी बैग्स में पैक करता है और मैंगलुरु के अलग अलग एरियाज में जाकर डंप कर देता है। उसकी बीवी विक्टोरिया उसी रात मायके चले जाती है और जोनास उस एरिया को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाता है, बट एट द एंड वो पकड़ा ही जाता है। जब पुलिस वालों ने जोनास को अरेस्ट किया, उसके एटीट्यूड को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे इस बात का कोई भी परवाह नहीं है कि उसने क्या किया। फिर जोनास और उसकी बीवी को जेल हो जाती है। सो दैट इज फॉर द टुडे। स्टे सेफ। थैंक यू।